बुध हो गया था, गुरु शुक्र शनि सब हो गए थे, है ना। अपने ग्रह सारे हो गए थे। नेपच्यून यूरेनस प्लूटो को अपन छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे जातक शास्त्र में जरूरी नहीं। अब मेन आता है कि ग्रहों की दृष्टियां। हर ग्रह जहां भी आपकी कुंडली में होगा वहां से किसी न किसी भाव में दृष्टि डालता है। दृष्टि डालने का मतलब ये रहेगा नेगेटिव या पॉजिटिव असर देता है। कॉमनली सबकी एक दृष्टि तो होती है, वो है सेवंथ। मतलब अब जहां बैठा होगा वहां से सातवें भाव को देखेगा ही देखेगा। ठीक है, लेकिन हेलो, लेकिन कुछ ग्रहों को, तीन प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको एडिशनल दृष्टि प्राप्त हुई है। जैसे कि मंगल को, मंगल जहां भी बैठेगा वहां से फोर्थ सेवंथ और एट को और देखेगा। यानी मंगल कहीं भी बैठेगा। या मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स के लिए ताकि समझ लो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एग्जांपल चार्ट भी दिया हुआ है ना। सपोज मंगल थर्ड हाउस में है तो थर्ड से 1 2 3 4 छठे को देखेगा, 5 6 7 इसको देखेगा, 8 इसको देखेगा। अब यहाँ पर मंगल जो है हाँ भाई। 6,700 का बहुत अच्छा एक पैकेट आ रहा है। कैसे लाएगी तू यार, रहने दे रहने दे, रिटर्न मत कर। बाकी सारी चीजों का बताना पड़ेगा, छोटी चीजें ना लेके भी करना लगता है। ये कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, कार्बन यहीं से ले लेंगे अपन। ठीक है, ले ले, मैं तेरे कैंसिल करता हूँ। ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। दो मिनट विनय जी, आप आ गए? गुड इवनिंग सर। मैं सर एक्चुअली भूल गया था, फिर मार्केट में आया हुआ था, फिर मैंने यहीं से ज्वाइन कर लिया अभी। अच्छा अच्छा, मैं ही भूल गया था भेजना आपको। अचानक सडनली याद आया कि आपको भी भेजना था। जी जी सर। क्या दिक्कत आ रही है? तो मंगल की तीन दृष्टि होती है, गुरु की भी तीन दृष्टि होती है, और शनि की। सिर्फ ये तीन ग्रह हैं ऐसे हैं जिनको एडिशनल दृष्टि मिलेगी। मंगल की जैसे मैंने बताया 4 7 8। इसी तरह गुरु जो रहेगा जहां पर भी बैठेगा वहां से फिफ्थ सेवंथ और नाइन्थ को देखेगा, और शनि 3 7 10 को देखेगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को?
सर इसका कोई लॉजिक है कि लॉजिक है क्या? कि रीमा जी बोलिए आके। सर मैं कह रही हूँ क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है कि ये नंबर है कि मंगल 478 को देख रहा है? 100% इसका जो कनेक्शन है ना, अगर जैसे यहाँ से जहां भी बैठे रहेगा, चौथा भी उसका है, सातवां भी उसका है, आठवां भी उसका है, जो कि खराब कर सकता है। इसके अलावा बाकी जगह पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो इसलिए ये जो दृष्टि जब भी पड़ेगी तो ये खराब करेगा वो। अब जैसे कि मंगल है, मंगल जहां भी बैठेगा, अब ये देखो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है ना इसमें। अगर स्वराशि बैठा, मतलब खुद की राशि में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जहां पर देखेगा वो उधर डैमेज करेगा। अगेन वो अपने मित्र की राशि होगी या खुद की राशि होगी तो डैमेज नहीं करेगा, अदरवाइज वहां से कनेक्शन बनाएगा। अब डैमेज शब्द भी मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, वहां पे वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। अब नेगेटिव इफेक्ट कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि किसी का मंगल दोष है, वो लग्न में बैठा हुआ है मंगल, ठीक है। मंगल लग्न में बैठ के कहाँ का देखेगा? एक तो फोर्थ हाउस जो कि घर का एनवायरनमेंट है, घर परिवार है ना। सातवां उसकी मैरिड लाइफ है, और आठवां उसका आयु। अभी अब यहाँ पर ये जो इस आठवां भाव है ना, ये पत्नी या जो लाइफ पार्टनर का घर है, ये धन कुटुंब वाणी है ना। तो यहाँ पर क्या तकलीफ देगा? मंगल यहाँ पर देख के इतना ज्यादा वो पॉजिटिव रहेगा अपने घर को लेके, घर के एनवायरनमेंट को लेके, कि उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। अगर ओवर प्रोडक्टिव हो जाए, अब आस पड़ोस वाले से लड़ बिगड़, किसी ने कुछ बोल दिया उनके परिवार को, तो लड़ना बिगड़ना वैसे तो सही है, पर यहाँ पर उसकी वजह से अब घर वाले नहीं चाहते हैं कि किसी से रिश्ता खराब हो, ना कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा। सप्तम में आएगा, ये इतना ओवर प्रोटेक्टिव रहेगा अपने वाइफ या अपने पार्टनर के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ओवर पॉजिटिवनेस ना यहाँ पर इसके लाइफ पार्टनर को परेशान करेगी। अब मंगल है तो मसल पावर भी दिखाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर ये दिक्कत आएगी। स्पेशली ओवर पॉजिटिवनेस यहाँ पर डाइवर्स का सिचुएशन ला देती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार। देखो अगर पढ़ी लिखी है, जॉब में है कोई फीमेल है, तो वो तो सब सहन नहीं करेगी, तो सीधे सीधे बेटर रहेगा, वो सोचती होगी कि मैं इससे छुटकारा पाऊँ, है ना। यानी कि सारी एनर्जी जो यहाँ लगा रहे हैं वो सारी एनर्जी यहाँ भी लगा रहे हैं, और अष्टम में भी यहाँ पे लगाता है पूरी एनर्जी। अब दिक्कत क्या है कि अब ये प्रोटेक्ट, अब हालांकि ये बंदा जो है अपने लाइफ पार्टनर के परिवार को भी प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं, लेकिन यही चीज उसको नेगेटिव इफेक्ट देती है। तो इस तरह से ये डैमेज करता है। अब गुरु जो है, गुरु जहां पर बैठेगा 5 7 9 की दृष्टि से देखेगा, और जहां बैठेगा जहां से देखेगा वो सबको अच्छा करेगा। अब जहां बैठेगा मैंने बोला, तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बने, नॉर्मली सिचुएशन बनेगी मिथुन में और कन्या राशि में, और किसी राशि में नहीं बनेगी। गुरु दो घर का स्वामी, केंद्र है ना, बीच वाला सेंटर ये वाला सेंटर है, ये वाला है ना। अब यहाँ पे देखोगे ये मिथुन राशि है, 9वां और 12वां ये दोनों गुरु की राशियां हैं, ठीक है। अगर गुरु आके केंद्र में ही बैठ जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट देगा, जिस भाव में बैठेगा उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन इसके बाहर अगर बैठ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। नवम में इधर ही गुरु आ जाए यहाँ पे सप्तम 7th भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को चुनने में बड़ा टाइम लगा देता है, क्योंकि ये दिल मांगे मोर, उसको हर चीज, मतलब उसको ऐसा चाहिए कि सारी क्वालिटी उसके पार्टनर में,
इसी कारण वो कभी कोई डिसीजन में पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वो कभी कभी शादीशुदा मतलब अनमैरिड ही रह जाता है यदि कॉम्प्रोमाइज कर गया तो। इसी तरह 12वें का गुरु गुरु यहीं पर आकर बैठ गया तो यहाँ पे क्रिएट करेगा प्रॉब्लम उसकी प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, हाँ, अगर गुरु और कहीं भी बैठा हुआ है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो भाव को अच्छा बनाएगा। और जहां भी देखेगा, चाहे कोई सी भी कुंडली हो, चाहे कुंडली में गुरु मेलेफिक यानी कि नेगेटिव प्लेनेट ही क्यों ना हो, गुरु की दृष्टि बहुत शुभ रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ और तुला की राशि शुक्र की राशि, और शुक्र का सबसे महाशत्रु कौन है? गुरु। लेकिन गुरु उसकी कुंडली में बैठ के जहां दृष्टि डालेगा वो भी अच्छा करेगा। शनि जो है, शनि महाराज जहां बैठेंगे वो भाव को अच्छा करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि बड़ी खराब है। दृष्टि जो रहेगी वो बहुत डैमेजिंग रहेगी। ठीक है, अब जो भी मैं बोलता हूं उसमें आप लोग एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, यदि उसकी स्वराशि होगी, उच्च की राशि होगी, मूल त्रिकोण राशि होगी, तो जहां बैठेगा देखेगा उसको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने घर को नुकसान नहीं करोगे। ठीक है ना। अब राहु की दृष्टि एक्चुअली गुरु जो है, गुरु की जो 5, 7, 9 दृष्टि वैसे ही राहु की दृष्टि मानी गई, तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो गुरु की दृष्टि वही राहु की दृष्टि 5, 7, 9। केतु की दृष्टि होती नहीं है क्योंकि केतु धड़ है, इसलिए केतु की दृष्टि हम नहीं मानते। वैसे तो बहुत से शास्त्रों में राहु की दृष्टि को भी नहीं माना गया है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर असर देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब सूर्य जो रहेगा, बाकी सारे प्लैनेट्स 7वें भाव को तो जरूर देखेंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें भी कौन कौन से ग्रह सेपरेटिव टेंडेंसी वाले होंगे बता दूं। सूर्य जहां भी देखेगा वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चंद्र बहुत पॉजिटिव है, चंद्र जहां भी दृष्टि डालेगा वहां पर अच्छे फल देगा। अब एक कंडीशन यहाँ पर एक आ जाती है कि चंद्र स्ट्रांग होना चाहिए कुंडली में। जैसे शुक्ल पक्ष का अगर चंद्रमा होगा तो अच्छे फल देगा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा तो उतना अच्छे फल नहीं देगा। ठीक है ना, बुरे फल नहीं देगा पर अच्छे फल नहीं देगा। शुक्र शुभ है तो इसकी दृष्टि हमेशा शुभ रहेगी, बाकी राहु की दृष्टि 100% खराब रहेगी। ये क्लियर है। तो किसकी दृष्टि खराब हो रही है? सूर्य की, मंगल की, शनि की, राहु की, चंद्रमा की कंडीशनल, पर वो खराब नहीं करेगी, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं हम लोग को। क्लियर हुआ इसमें? किसी को डाउट? तो ये लास्ट 2 कॉलम का एक बार और मीनिंग बताइए। नैसर्गिक रूप से शुभ अगर हम बोल रहे हैं तो आपने बोला सूर्य की हमेशा नेगेटिव दृष्टि है, मगर नैसर्गिक रूप से शुभ में टिक लगा हुआ है, वो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, नैसर्गिक रूप से ये शुभ है, लेकिन ये सेपरेटिव टेंडेंसी है ना इसकी, जहां पर डालेगा उसके भाव से रिलेटेड। सूर्य की दृष्टि हमेशा नेगेटिव ही होगी, हमेशा नेगेटिव करेगा। नैसर्गिक रूप से शुभ, देखो सूर्य को, क्योंकि सूर्य कुंडली का राजा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। ठीक है ना। तो सूर्य अपने आप में तो बहुत शुभ है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि अग्नि इसमें है ना, हीट, तो ये क्या करेगा, जहां भी दृष्टि डालेगा ना वहां के कारकत्वों में वो क्या नाम है, एग्रेसिवनेस ला देगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम अशुभ बोलते करते। जैसे 11वें में घर में बैठ के सूर्य सप्तम में देखेगा, पंचम में देखेगा संतान, हालांकि वो बोलेंगे संतान कारक है क्योंकि 5th हाउस का वो स्वामी है, लेकिन 11वें बैठ के जब देखेगा 5th हाउस को तो संतान को भी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मगर 5वां अगर उसका तब भी वो उस पे नेगेटिव हाँ, करेगा वो,
नहीं, पांचवा घर उसका है, मतलब पांचवें भाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मेष लग्न कुंडली है तो 5th हाउस उसका खुद का हो गया, क्योंकि सिंह राशि आएगी तो तब वो दृष्टि डालेगा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखो बोला टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, खुद पे घर पे दृष्टि डालेगा तो नहीं करेगा। हाँ, अगर दूसरी राशि होगी तो 100% प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को सूर्य के बारे में पूरा बताया था कि कहाँ कहाँ बैठ के क्या क्या करेगा, है कि नहीं? वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। जैसे सपोज सूर्य लग्न में बैठ गया, ठीक है ना, लग्न में बैठे कहाँ देखेगा? सीधे 7th हाउस को देख रहा है। करेक्ट। तो ये जो इसका घमंड है, इसमें गुरूर है, वो इसके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपके घर में आपका लाइफ पार्टनर आपका हुक्म चलाता रहे तो क्या होगा? कब तक आप बर्दाश्त करोगे, है ना? तो वही सिचुएशन रहती है। सेकंड भाव में सूर्य आ गया तो जैसे मैंने बताया था मंगल राहु, वैसे ही सूर्य यहाँ पे सूर्य आएगा, क्या करेगा यहाँ पर? ये कहाँ रूल करेगा? अपने कुटुंब पे। हुक्म कहाँ चला रहा है? अपने परिवार पे। यहाँ तो सिर्फ वाइफ थी, यहाँ तो पूरा परिवार आ गया। तो माँ पिता ये सब, तो ये भी सहन नहीं करेगा कोई, तो इससे सब कटने लग जाएंगे। पंचम थर्ड में आ जाएगा सूर्य तो अच्छा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति बहुत नेम फेम कमाएगा। लेकिन यहाँ से कहाँ दृष्टि डाल रहा है वो? भाग्य में। तो इसके नेम फेम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अब यहाँ पर देखोगे जाएगा ना, यहाँ पर खुद का कारक भाव है ना? तो कारक भाव होने की वजह से कुछ तो फायदा दिलाएगा, लेकिन पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरह यहाँ बैठ के चौथे घर में, चौथे भाव में, अभी राशि नहीं बता रहा हूँ मैं ना, राशि अंडरस्टूड है। अगर मित्र राशि होगी तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, है ना? उसके मित्र राशि कौन कौन सी हो गई? उसकी है आपका मंगल हो गया, गुरु हो गया, चंद्र की राशि, ये उसकी मित्र राशि है। अब यहाँ पर बैठ के यहाँ देख रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है? सारी मेहनत कर रहा है वो अपनी कमाई करने के लिए, ठीक है। अब सूर्य क्योंकि यहाँ का भी कारक है, तो यहाँ पर इसमें जो जितना भी अपने प्रोफेशन में जो लगाने वाला है ना, नेम फेम कमाने के लिए, वो तो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बैठ के वो सुख नहीं भोग पाएगा जो घर में सुख भोगना चाहिए, ठीक है। वो सारी एनर्जी यहाँ लगा देता है। इसी तरह ये सारा हमको समझना चाहिए। ये मैंने आप लोग को समझाया हुआ है, एक बार वीडियो देख लोगे तो वापस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, और कोई डाउट? सर, पृथक ग्रह का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, पृथक ग्रह का क्या मतलब हुआ? सेपरेटेड टेंडेंसी वाला। जैसे मैंने बताया ना कि सूर्य जहां भी दृष्टि डालेगा उसके जो भी कारकत्व से में कमी ला देगा। जैसे मैं बताया थर्ड हाउस में तो बहुत पराक्रमी रहेगा, है ना, लेकिन भाग्य से रिलेटेड ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नैसर्गिक रूप से तो अच्छा है, नैसर्गिक रूप से सूर्य बहुत अच्छा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से शुभ है, नेचर। अब कहने का मतलब ये है कि प्रकृति कैसे देखोगे आप लोग? आपकी कुंडली के अनुसार, वैसे तो शुभ है ये। लाइकवाइज मंगल और शनि भी आपने पृथक लिखा हुआ है, तो उसका मगर मंगल और शनि भी डैमेज करेगा, नेगेटिव ग्रह ही है ना, जैसे सूर्य। अनलाइक सूर्य, देखो नेगेटिव ग्रह नहीं है ये, ग्रह अपने आप में सब अच्छे हैं, लेकिन दृष्टि किसी खराब है। यहाँ पर दृष्टि की बात चल रही है, एक बात ख्याल रखना है ना, यहाँ दृष्टि की बात चल रही है। जब दृष्टि पड़ेगी तो गड़बड़ है। अब संतान भाव में 5th हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जब संतान होगी तो सर्जरी का सामना करना पड़ेगा उसको। मंगल के ब्लड निकालते हैं ना शरीर का बाहर, तो ये प्रॉब्लम। गुड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो मजा भी आता पढ़ाने में, है ना। साइलेंट मोड पर रहता मुझे लगता है यार मैं दीवार पे सर पड़ा। गुड। सर, वन क्वेश्चन, नैसर्गिक और प्राकृतिक का क्या मीनिंग होता है? नैसर्गिक मतलब कि ओवरऑल जो हम ग्रहों की बात करते हैं ना, वो नैसर्गिक हो गया।
प्राकृतिक मतलब आपकी जो कुंडली है उसके अनुसार वो ग्रह कैसे फल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु नैसर्गिक रूप से अति शुभ है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो आपका अपने वृषभ राशि और तुला राशि के लिए बहुत नेगेटिव है, पर है तो पॉजिटिव हो, है कि नहीं। ऐसे अब सूर्य जो है, सूर्य शनि महाशत्रु है, तो शनि की राशि जितनी भी रहेगी मकर कुंभ, उनके लिए सूर्य उतना अच्छा नहीं रहेगा, बाकी सबके लिए सूर्य अच्छा है, ठीक है ना। ये चीज अपन लोग जैसे कुंडली उंडली देखने लग जाएंगे ना, तो अपन धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बस अभी दिमाग में बस ये बैठाओ कि इनकी दृष्टि ये होती है, और इनकी दृष्टि खराब होती है, इनकी अच्छी होती है। तो आंख मूंद करके 4 ग्रह की दृष्टि अच्छी रहेगी, आपका गुरु हो गया, शुक्र हो गया, चंद्र हो गया, और बुध की भी दृष्टि अच्छी रहती है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी रहेगा उसकी नेगेटिव। अभी 4 7 8 7 याद रखना, 4 8 आप लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएगा, और बृहस्पति का भी 5 और 9 याद हो जाएगा, शनि का भी 3 और 10 याद हो जाएगा। अप्लाई करते रहना चाहिए। आगे बढ़े। राशि वगैरह ये आप लोगों को पढ़ लिया ना, मूवेबल साइन वगैरह। अब आता है ग्रहों की अवस्था। जितने भी ग्रह रहते हैं, जितने भी प्लैनेट्स रहते हैं, वो डिग्री वाइज देखना पड़ता है कि वो उसकी अवस्था यानी कि उसकी हेल्थ कैसी है, क्या वो असर देने लायक है कि नहीं है। आपके कुंडली में यदि कोई ग्रह है, अब इसमें भी 2 है, अगर विषम राशि में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो हम वही क्रम से स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर 30 डिग्री। पर यदि सम में बैठा है तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, 30 डिग्री से स्टार्ट होगा 0 डिग्री, ठीक है। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा है, सबसे पहले ये देखो कि ग्रह कौन से राशि में बैठा है, वो सम है कि विषम है, फिर उसके डिग्री को आपको चेक करना। यदि ग्रह 0 से लेकर 6 डिग्री तक है तो बाल अवस्था बोलेंगे। ऐसा जो भी ग्रह रहेगा 25% ही रिजल्ट देगा, इससे ज्यादा वो नहीं देगा। 6 से 12 डिग्री है तो कुमार अवस्था बोलेंगे, वो 50% तक रिजल्ट देगा। 12 से 18% 100% रिजल्ट देगा, क्योंकि ये युवा अवस्था है ना। यहाँ पर 100% हमको उसके रिजल्ट मिलेंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। 18 से लेकर 24 वृद्ध अवस्था रहता है, हालांकि यहाँ कोई रिजल्ट नहीं देता, फिर भी हम मानते हैं कि 25 से 50% रिजल्ट दे देगा। लेकिन 24 से लेकर 30 मृत अवस्था है, डेड है, तो कोई रिजल्ट देने लायक नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बहुत बड़ा बदमाश है, वो बेड रिडन है, क्या कर लेगा वो, है कि नहीं। तो इसी तरह हमको ये देखना, अगर हमारी कुंडली में बहुत ही नेगेटिव प्लेनेट है और हम उसको देख कर घबरा रहे हैं, और फिर डिग्री देखा, अरे ये तो कुछ काम का ही नहीं है, तो ये ऐसा है। सम राशि में उल्टा रहेगा, 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था रहेगा, 6 से 12 वृद्ध अवस्था रहेगा, यानी कि 12 डिग्री तक तो कोई उम्मीद मत करो रिजल्ट की। फिर 12 से 18 युवावस्था 100%, 18 से 24% 50%, 24 से 30 25% यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? उसमें सर डाउट है नहीं? जी सर, डिग्रीज कैसे मेजर करते हैं? आपकी आवाज की जैसे आप 6 से 12 आपको कुंडली में मिलेगा, आपको कुंडली में आपको मिलेगा। आपका ग्रह जब आप जो जन्म लिए थे, आपका ग्रह कौन सी राशि में कितने डिग्री पर बैठे, वो अच्छा, डिग्री ही हमको बताएगी कि इस ग्रह में प्लेनेट में बल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड ये पीछे ला देता ओके हूं। जैसे ये है एक चार्ट है किसी का, ठीक है। ये मेष लग्न जी की कुंडली है, चंद्र राशि इसकी मीन है, गुरु 2.37 डिग्री का है। अब
यहाँ पे सबसे पहले हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि लग्न कितना है, तो इसका हमको पहले मीन निकालना पड़ता है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा बाद में, तो थोड़ा सा आगे वाले स्टेज है। लेकिन गुरु यहाँ पर 2.37 डिग्री का है, तो क्या असर देगा? अब ये 3 कौन सा है? ये वाला 3 विषम है। विषम को कहाँ चालू करेंगे? 0 से चालू करेंगे हम लोग, तो 2 डिग्री, तो ये बाल अवस्था में है, 25% रिजल्ट देगा। ये सुनो, यस यस। मंगल 1.05, इसका लग्न लग्नेश ही कमजोर बैठा हुआ है यहाँ पे, वो भी नीच का बैठा हुआ है, तो बुरी तरह से पीड़ित है भैया। एक तो नीच ऐसा ही कमजोर, दूसरा वक्री, तीसरा 1.05। तो हेल्थ इश्यूज तो इस बंदे को पक्के आएंगे, 100% आने। इम्यूनिटी तो बहुत बहुत ही गंदी है इसकी। बट ठीक सर है, ये तो सन के साथ बैठा है ना, 4 में बैठा है, 4 राशि। सन के साथ बैठा है, तो 0 से, तो ये क्या आ गया? मृत अवस्था, ये ऐसी आ गया नहीं तो। अच्छा उल्टे में भी, इसका ओके ओके। हाँ, मृत अवस्था आ गया ये। शनि भी 4.03 डिग्री, ये भी बालावस्था आ गया। तो राहु यहाँ पर थोड़ा फिर भी असर दिखा रहा है, 13.23 डिग्री है। बुध असर दिखा रहा है, शुक्र नहीं दिखा रहा है, चंद्र असर दिखा रहा है, केतु असर दिखा रहा है, और सूर्य यहाँ पे, क्योंकि ये सम राशि है, 28.33 डिग्री है, अगेन ये मृत अवस्था में पहुंच गए। तो इस कुंडली में देखा जाए तो जो रिजल्ट देने वाले, अच्छे रिजल्ट देने वाले, जैसे कि आपका त्रिकोण का हो गया, सूर्य हो गया, गुरु हो गया, है ना, ये रिजल्ट ही नहीं दे रहे। ऊपर से चंद्र केतु बैठा हुआ है 12वें भाव में। तो इस तरह से हमको डिग्री देखनी पड़ती है। डिग्री क्लियर हो गई कि कहाँ देखने, कैसे देखना है, लग्न कुंडली से देखना है। हमें जो भी काम करना है लग्न कुंडली से करना है, और किसी कुंडली से नहीं करना। क्लियर? इसका एक मतलब क्लियर है सर कि बहुत कम डिग्री हो या बहुत ज्यादा डिग्री हो, 0 to 6 या 24 to 30, तो सम विषम से उसका इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि या तो बाल है या फिर डेड है, तो वैसे ही उसका इम्पैक्ट नहीं हाँ, करेगा, राइट? नहीं 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 नहीं, देखो बाल अवस्था फिर भी 25% रिजल्ट देगा ना बेटा, मृत अवस्था तो रिजल्ट ही नहीं देगा ना, इसमें कंफ्यूज मत होना है। ठीक अब है, क्या थोड़ा करते हैं हम लोग जब ऐसे में देखते हैं यार ये तो पॉजिटिव। अब देखो, गुरु जो है यहाँ बैठ के अपने भाग्य भाव में दृष्टि डाले, तो भाग्य को तो प्रबल करके रखा हुआ है, इसकी दृष्टि है इसकी, चाहे गुरु कैसे भी। आपका ज्योतिष जिससे आप कंसल्ट कर रहे हो वो बेड रेडर है, लेकिन वो आपकी कुंडली पढ़ रहा है ना, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, तो गुरु को चाहे कैसे भी कमजोर भी क्यों ना, उसकी दृष्टि बड़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर कहाँ का पढ़ रही? 1 2 3 4 5, इसके लाइफ पार्टनर बिजनेस में फायदा दिलाएगा। 7, इसके भाग्य में, हायर एजुकेशन में, है ना, रिलीजियस एक्टिविटी में फायदा दिला देगा। और 8 9 यानी भाग्य, मतलब लाभ, जो भी एफर्ट लगाएगा उसमें उसको फायदा दिलाएगा। लेकिन गुरु का अगर बात करें तो गुरु अपने आप जाके 3rd हाउस में यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, गुरु बहुत बुरी तरह पीड़ित हो गया। कोई भी पॉजिटिव प्लेनेट 3 6 8 और 12 में चले गए तो वो खुद पीड़ित हो जाते हैं, यानी कि पावरलेस हो जाते हैं। अब फिर अगेन बोलता हूँ, कौन से शुभ ग्रह हैं? जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, चंद्र हो गया, है ना, तो ये 3 4 जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आ गए तो उससे रिलेटेड, अब चंद्र आ गया, गुरु यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा कि कहाँ का स्वामी है? ये भाग्य का है और विदेश का स्वामी, ठीक है। तो इन्हीं 2 सेक्टर्स में इसको वो फल नहीं मिलने वाले जितने के मिलने चाहिए। लेकिन अब आप सबसे मेजर चीज है कि भाग्य में तो दृष्टि डाल रहा है, लेकिन यहाँ अब इसका मन, चंद्र कहाँ बैठा हो? 12वें घर में, यानी कि इसका विदेश घूमने का मन होगा 100%, लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि केतु बैठा हुआ है।
केतु यहाँ से डिटैच करा दे, कहाँ से, फॉरेन कंट्री से डिटैच करा देगा। 12वां का चंद्र जो रहता है वो सास को माना गया है, सास, मदर इन लॉ। ठीक है, तो मदर इन लॉ केतु यहाँ, तो मदर इन लॉ से भी इसकी नहीं बनेगी, केतु मतलब उससे दूर भागेगा या कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को गृह अवस्था वगैरह आ गया। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया अभी पूछ लो। सर ये डिग्रीज वही डिग्रीज है जो उस दिन हमने नक्षत्र में देखी थी? बेटा ये किसी की कुंडली है, जब इसने जन्म लिया था ना तब उसकी है, नहीं नहीं आपकी सर अलग ये होगी। वाली जो, नहीं नहीं दैट आई नो, ये जो आपने बताया हम्म। ना 0 to 6, 6 to 12, नहीं ये नहीं 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 वही नहीं, है वो जो, वाली नहीं, ना ना, ओके। नक्षत्र अलग है, ये अलग है, 0 डिग्री। अब देखो क्या होता है कि डिग्री वाइज जो रहेगा वो हम उसी ये पता चल सकते हैं कौन से नक्षत्र में। अभी नक्षत्र वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, तो वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोला था ना, नक्षत्र आप बोलते घबरा रहे थे सर, नक्षत्र समझ में नहीं आ रहा, मत आन दो, जब टाइम आएगा सब आ जाएगा, है ना। वैसे ये अपनी ज्योतिष जो है, नक्षत्र ज्योतिष ही है, नक्षत्रों के आधार पर है। अभी हम ऊपर चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा और डीप डीप जाएंगे, है ना। पहले ऊपर से अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओ। अब ग्रहों की मित्रता शत्रुता, ये दो ग्रुप बोलते हैं, एक देव का ग्रुप है, एक दानव का ग्रुप है। देव ग्रुप में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और बुध तो कंडीशनल है। अगर इनके साथ रहा तो पॉजिटिव, इनके साथ रहा तो पॉजिटिव, है ना। लोटा है, इधर भी लुढ़क जाता है, इधर भी लुढ़क जाता है। जो दानव ग्रुप है उसमें शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब आंख मूंद के ये मान लेना कि सबसे जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो यही है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सूर्य और मंगल शुभ ग्रह हैं, लेकिन थोड़ा से क्योंकि अग्नि कारक है ना, इसलिए उनमें अग्नि ज्यादा है, एग्रेशन ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो सारे के सारे वैसे ही हैं। गुरु में भी, गुरु भी अपना अग्नि तत्व का ही है। तो इनका जो, ये मैंने आप लोग समझाया था कि इनका आध्यात्मिक यानी जो नॉलेज वाला जो वो है ना, क्रूरता वो रहती है। मंगल में हिम्मत की क्रूरता रहेगी, सूर्य चंद्र में अपने मानसिक मेंटल पावर रहेगा, सूर्य में आत्मशक्ति रहेगी। तो ये सारे पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये पूरा टेबल है, कौन सा किसका शत्रु है, किसका मित्र है। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि हर सॉफ्टवेयर में पंचधमा, पंचाधमा मित्र का देता रहता है कि कौन सा ग्रह आप उस कुंडली के हिसाब से मित्र है कि शत्रु है कि सम है। तीन ही फेस रहेंगे, या तो मित्र रहेगा, अति मित्र रहेगा, या तो शत्रु रहेगा, या फिर सम रहेगा। हमें प्रॉब्लम है शत्रु से, हमको तो शत्रु देखना है कि शत्रु कौन सा है, उससे बचना है हमको। बाकी सम ना तो अच्छा कर रहा है ना बुरा कर रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमें किससे, आप बचाव किससे करोगे, दोस्त से बचाव करोगे, शत्रु से करोगे, या कुछ नहीं कर रहा बैठा हुआ है, मतलब ही नहीं, उसको लेने देना नहीं किसी से। सम का एग्जांपल क्या है सर? अभी बता दो, जैसे कि मंगल की राशि मतलब मेष राशि में जो शनि रहता है वो सम होता है। अब इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। मारक ग्रह, तो ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया है ना। मारक ग्रह समझ में आ गया था, मारक ग्रह आप लोगों को। किसको नहीं समझ में आया था मारक ग्रह? आया तो यस बोलो, नहीं आया तो नो बोलो।
जवाब दो भाई लोग। नहीं सर याद नहीं। हाँ जी, नहीं याद नहीं चलो है। एक बार और समझा देता हूँ, या सब फिर समझा देता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पहले वाला देखना जरूरी है, क्योंकि बड़ी डिटेल में मैंने समझाया था। देखिए, अष्टम भाव क्या है? हमारा आयु का भाव है। एक मैंने रूल बताया था, जो भी भाव रहेगा उसका पीछे वाला भाव उसका नुकसान करेगा, उसका व्यय करेगा। तो आयु का व्यय कौन करेगा? उसका पीछे वाला भाव, यानी कि सातवां भाव। इसलिए मारक हो गया, है कि नहीं? अब आठवें से आठवां तीसरा भाव हो गया, ये भी आयु के बारे में बताएगा। अब इसका जो नुकसान कौन करेगा? सेकंड भाव। ये आयु का नुकसान सेकंड भाव। इसलिए दो मारक भाव बन गए, एक तो सेकंड भाव, एक सेवंथ भाव। अब जो ग्रह रहेंगे वो उसके मारक रहेंगे, या उसको मार्केश बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? अब सबसे जी मजेदार सर। चीज है ये है, सबसे मजेदार चीज है ये धन कुटुंब वाणी वाला भाव है। तो बहुत अच्छा भाव है। ये हमारे लाइफ पार्टनर का है, हमारा बिजनेस पार्टनरशिप का है, ये हमारे लॉन्ग ट्रेवल्स का हाउस है। इसीलिए शास्त्र में ये कहा गया है कि जब तक मृत्यु खंड नहीं आ जाएगा। मृत्यु खंड क्या होता है? वैसे तो मृत्यु के बारे में शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं है, पराशर जी ने इसका सूत्र छुपा दिया है ताकि लोग बता ना पाए। फिर भी कुछ अंदाजा लगाते हैं हम लोग कि अगर लग्नेश सही है, सूर्य अच्छा है, चंद्र अच्छा है, तो इसकी आयु अच्छी होनी चाहिए। मान लिया किसी की 80 के आसपास आयु है। जब वो 80 के आसपास आयु पहुंचेगा, तब उसकी सेकंड भाव या सेवंथ भाव की कोई दशा आ गई, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों में से कोई सी आ गई, तो उसके लिए खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ यदि अष्टम की आ गई या थर्ड की आ गई, तो और दिक्कत वाली बात आ गई। इसी के साथ और दो चीज ऐड करते हैं हम लोग, 64 नवांशा या 23वां, हम लोग D3 में देखते हैं। वो आप लोग को जब डिवीजन चार्ट पहुंच जाएंगे तो हम बताएंगे। तो सब वो भी सारे जो संबंध है अष्टम भाव से रहते हैं। अष्टम भाव क्या दिखाता है? हमारे मृत्यु, हमारी आयु दिखाता है और हमारे मृत्यु का कारण बताता है। ठीक है, इसलिए जितनी लंबी बीमारियां, नॉन क्यूरेबल बीमारियां अष्टम से देखते हैं कि किस वजह से डेथ हो सकती है। तो ये है। अभी देखो, अगर हम एक भाव पीछे बोलते हैं ना, अपने आप थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना, और जिस भाव के बारे में, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे नुकसान में आएगा, वो आप लोग उस भाव के एक भाव पीछे जाकर देखो। फॉर एग्जाम्पल, हम अर्थ त्रिकोण की बात करते, मैंने त्रिकोण सारे बताए थे, आप लोग को याद होगा मेरे ख्याल से। अर्थ त्रिकोण यानी कि अपने फाइनेंशियल या प्रोफेशनल या नौकरी से संबंधित जो भी रहेगा, वो आपका 10th हाउस, सेकंड हाउस और 6th हाउस रहता है। छठा घर नौकरी का रहता है, सातवां घर बिजनेस का रहता है। ठीक है ना? अब यह नौकरी की बता रही है। अब यहाँ तो समझ में आता है कि ये जिसका सेकंड भाव, ये हम लोग नहीं मानेंगे कि भाग्य है। तो यहाँ पर जब कोई ग्रह गोचर करेगा अष्टम में, तो इसका नुकसान कर देगा। इसी तरह अगर इस भाव से एक भाव पहले इस भाव का स्वामी या तीनों भाव का कोई सा भी स्वामी, मेजर प्लैनेट जो अगर यहाँ से कर रहा है गोचर, तो या नौकरी में प्रॉब्लम करेगा, अगर नौकरी छूट जाएगी या नौकरी में ट्रबल आएगा। मेजर जो सबसे ज्यादा सीरियस, अगर क्लियर अगर देखना है कि अगर 5th हाउस से अगर ग्रह 2, 6, 10 का जा रहा है, तो फिर तो ये तो निश्चित, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि यहाँ नौकरी छूटेगी। अब नौकरी छूटने का समय कब तय होगा?
वो दशा अंतरदशा और गोचर से पता करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आगे आएगा। अब मैं धीरे धीरे आप लोग बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बैठती जाए। इसी तरह विवाह का शनि का गोचर अगर यहाँ पर से हो जाता है, छठे भाव से हो रहा है, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि डाइवर्स है, तो यहाँ पर परेशानी खड़ी कर देगा, है ना। चलो ये आगे की बात है, फिलहाल तो मारक ग्रह आप लोगों को समझ में आ गया। तो मारक ग्रह से डरने की बात नहीं है, ये वही ग्रह है जो आपको धन दौलत भी दिलाएगा, आपकी शादी भी कराएगा, आपका बिजनेस भी सेट कराएगा, सब कुछ कराएगा। दूसरे शब्दों में बोले कि मृत्यु के क्या क्या कारण होते हैं? घर, जमीन, धन, है ना। धन, जमीन, कहाँ से लड़ाई हो रही? कुटुंब से। कुटुंब वाले ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, चाचा ताऊ ये क्रिएट करेंगे, तो ये एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये होता है जो ज्यादातर जो मृत्यु यहाँ से होती है। दूसरा मृत्यु हमारा लाइफ पार्टनर अगर गलत मिल गया या बिजनेस हमारा डूब गया, तो अगेन ये हमको मृत्यु तुल कष्ट देगा या मारेगा। हमें राइट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बाधक ग्रह। अब यहाँ पे आप लोग को मैंने राशि में बता दिया था कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया था। नहीं आया था तो फिर समझा देता हूँ। 1, 4, 7, 10 रहेगा चर राशि, इसको मूवेबल साइन बोलते हैं। स्थिर राशि है 2, 5, 8, 11, और द्विस्वभाव है 3, 6 और 9, 12। अब चर राशि वालों के लिए जो बाधक ग्रह रहेगा वो 11वें भाव का स्वामी रहेगा। जैसे मेष के लिए शनि, शनि बाधकेश बनकर आएगा। अब यहाँ पर भी एक ग्लिच है, समझाऊंगा। अब स्थिर वालों के लिए, जिसकी राशि है, लग्न की बात कर रहा हूँ, है ना, चंद्र राशि में जब मैं बात करूंगा लग्न की बात करूंगा, 2, 5, 8, 11 है, तो उसका 9th भाव जो रहेगा, तो उसका स्वामी जो रहेगा वो बाधक बनकर आ जाएगा, और द्विस्वभाव का 7th भाव जो उसका स्वामी रहेगा वो बाधक बनकर आएगा। बहुत ही क्लियर। अब यहाँ पे जो बाधकेश, यानी कि यहाँ पे शनि क्या करेगा, शनि का रोल क्या रहेगा? आपके लाभ में रुकावट पैदा, बाधा देता है ना। लेकिन ये मत समझ लेना कि 11वें भाव में जितने ग्रह बैठे हो बाधक ग्रह बन गए, एकदम नहीं। वो इंडिकेट करेंगे कि आपको कौन से फील्ड से आपको फायदा मिलने वाला है। अब आते हैं भाग्य। अरे ये तो इसका स्वामी कैसे नेगेटिव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब इसका स्वामी जिस भाव में जाकर बैठ जाए, उस भाव से रिलेटेड चीजों को में बाधा डालेगा। इसी तरह शनि जिस भाव में बैठेगा, उस भाव से रिलेटेड बाधा डालेगा। सपोज 10th में बैठ गया आपके शनि, क्या करेगा? नौकरी में रुकावट। और केतु अगर साथ में आ गया तो ऐसे व्यक्ति जिनकी नौकरी बदल बदल के ही परेशान हो जाने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह सप्तम, सप्तम का स्वामी जहां भी बैठेगा वो उस भाव से रिलेटेड कारकत्वों को में स्ट्रगल देगा। अगर ये वाला स्वामी इधर बैठ गया तो भाग्य में स्ट्रगल देगा, यहाँ आ गया नौकरी में स्ट्रगल देगा। किसके लिए? सबके लिए नहीं, सिर्फ 200 राशि वालों। जैसे कि 11th का जो स्वामी है वो सिर्फ मेष राशि, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए ही प्रॉब्लम करेगा, जो भी उसके 11वें घर का स्वामी है। अब 4 का क्या होगा? 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, यानी कि शुक्र। अब चंद्र के लिए शुक्र जो रहेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 7 शुक्र, सूर्य आ जाएगा यहाँ पे, सिंह राशि आ जाएगी, है ना।
तो इसके लिए क्या नाम है, तुला वालों के लिए सूर्य जहां ही बैठेगा वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाधा देगा। अब शनि जो रहेगा मकर राशि वालों के लिए 10 हो गया, ये 9 8 मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये प्रैक्टिस करते करते आप लोग सब आ जाएगा। एक टाइम ऐसे आने वाला है जब आप लोग सिर्फ विजन करोगे कि यार इसकी ये वाली लग्न की कुंडली है, इसका ग्रह यहाँ बैठा है तो कौन से भाव से, इसलिए विजन पावर अपना स्ट्रांग बनते चली जाएगा। और इसका विजन पावर स्ट्रांग है वो अभी से ही गेस करने लग गया। क्लियर है? आगे बढ़े। शुभ अशुभ ग्रह ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, पर आपको एक मैं ना एक टेक्निक समझाता हूँ। मूल त्रिकोण राशि, अब एक एक करके मुझे बताओ। राहुल जी, गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? गुरु की दो राशियां होती है। धनु हाँ जी, धनु धनु एकदम करेक्ट। ठीक है, रश्मि जी, रश्मि बाजवा तो नाम आज से। पिटी है बीच में से। मंगल का मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मंगल की सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मंगल की मेष। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रीमा जी, शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सर आई एम डाउटफुल। 10 नो, कैप्रिकॉन। कुंभ, कुंभ है, एक्वेरियस। ओके ओके ओके। ये आप नोट्स पढ़ते हैं। राहुल जी, आप फिर से बताओ कि बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? राहुल जी, बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सर आई थिंक कन्या बताया था, कन्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, शुक्र की बताइए मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? क्योंकि सर 7 तुला। बहुत बढ़िया। रीमा जी, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? रीमा जी, रीमा जी। सर इन सर डोंट नो। लियो। चंद्र, बेटा मूल त्रिकोण राशि उसकी होगी ना जिसकी दो राशियां होगी। इनकी तो खुद की राशि है, तो मूल त्रिकोण राशि, स्वयं राशि, सारी राशि सिंह ही रहेगी ना। जी ऐसे चंद्रमा की कर्क रहेगी, कोई डाउट ही नहीं उसमें। जी जी सर। ठीक है, जी सर। बस मूल त्रिकोण राशि हमको याद रखनी। अब ये आप लोगों को डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन से ग्रह का कौन सा मित्र है, कौन सा शत्रु है। ठीक है, बुध जी का सर। अगर देखना है तो बुध का मूल त्रिकोण राशि जो रहेगी कन्या राशि को लग्न में सेट कर दो। क्लियर? अब जी यहां से सर। हमको सिर्फ दो ही चीज देखनी है, थर्ड और छठवां घर। थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस, इसमें कौन सी राशि बैठी तो स्वामी कौन है, वो इनके शत्रु हो जाएंगे। अब जैसे बुध का अगर महाशत्रु बात करेंगे तो मंगल। अब यहाँ पर छठे में देखेंगे तो यहाँ पे शनि की राशि आ गई, मूल त्रिकोण राशि। ठीक है, लेकिन शनि की एक राशि जो है वो इसके
त्रिकोण में भी है, इसलिए इतना ज्यादा शत्रुता तो नहीं रहेगी। हम इसको एक तरीके से समी मानेंगे। अगर जो भी इधर पड़ रही है राशि वो अच्छे भाव में की दूसरी राशि होगी तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक ही शत्रु हुआ मंगल। ठीक है, अभी आपको इधर से हटाता हूँ और कुंडली पिलाता हूँ, वहां पर आप लोग एक एक करके बताना मेरे, तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप लोग को चार्ट दिख रहा है? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने बुध का देख लिया, है ना। अगर कभी याद ना रहे तो तुरंत इसको रोल करके देख लो। छठे घर से तीसरा घर का स्वामी मंगल है और ये शनि है ना। मंगल की दूसरी राशि जो है वो अष्टम में जा रही है, तो ये भी ठीक नहीं है कि नहीं। तो बुध के लिए मंगल महाशत्रु हो गया। अब आते हैं शनि। शनि की एक राशि पॉजिटिव मतलब त्रिकोण में है तो अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में रहे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर उतना बड़ा शत्रु नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि बुध का शत्रु कौन है? मंगल। और शनि क्या हुआ? सम, ना अच्छा ना बुरा। ठीक है, अब शुक्र का देखना है तो हमको यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा लग्न में? शुक्र की मूल त्रिकोण राशि लानी पड़ेगी। हाँ, तुला 27 है ना, ये तुला हमने यहाँ ला दी। अब बताओ कौन सा इस पे शत्रु है? महाशत्रु है, एक ही है। तीसरे और छठे भाव का स्वामी को चेक कर लो, कौन है यहाँ पे? गुरु हो गया क्या? एकदम। तीसरे घर का स्वामी भी गुरु है, छठे घर का स्वामी भी गुरु है, तो शुक्र का महाशत्रु हो गया गुरु। ये भी क्लियर हो गया। बाकी सारे मित्र हैं उसके, है ना। मित्र होंगे या सम होंगे? ठीक है। अब शनि का देखेंगे तो शनि का क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे? ये सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपको किताबों में नहीं मिलने वाला। कुंभ है ना। अब हमने कुंभ को यहाँ पे ला दिया। अब बता दो भैया कौन है यहाँ पे शत्रु? मंगल। मंगल और चौथा घर में छठे भाव में कौन सी राशि बैठी है? उसके स्वामी कौन है? कर्क। ये रहे छठा भाव। चार, कर्क बैठी है। चंद्र। कर्क का स्वामी चंद्र। तो शनि महाराज के दो ही शत्रु हैं, मंगल है और चंद्र है ना। अब मंगल भी उतना ज्यादा शत्रु नहीं है क्योंकि उसकी दूसरी राशि केंद्र में आ गई है। तो एक ही शत्रु रहा उसका, शनि महाराज का, वो है चंद्र। ठीक है ना, ये ना। मतलब इस तरह से आप लोग बड़े आराम से, हालांकि ये फॉर्मूला लंबा है, बाकी आप लोग को बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। दूसरे फॉर्मूले से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब गुरु आ गया। गुरु के लिए क्या करना पड़ेगा? रीमा जी आप रीमा जी यहाँ पर कौन सा भाव लग्न में कौन सा लाना पड़ेगा हमको? जी सर। राहुल सर, आपके माइक की बहुत आवाज आ रही है। जी जी सर। हाँ, सब बाकी सब म्यूट कर ले, है ना।
गुरु का अगर आपको देखना है तो लग्न में कौन सी राशि लानी पड़ेगी हमको? सर 9 नंबर। वेरी गुड, धनु है ना, ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है। अब जी यहाँ से गुरु की शत्रु देख लो कहाँ कहाँ पर है। 10, सर। ये शनि हाँ, अब बताइए। ओके सर, इसके शत्रु है एक तो हो गया सैटर्न, वेरी गुड। और दूसरा हो गया वीनस। बहुत बढ़िया, बस 2 ही शत्रु हैं इसके, जी है ना, क्योंकि ये दूसरी राशि भी अच्छी जगह पे तो नहीं पड़ी, केंद्र त्रिकोण में तो नहीं है ना, इसलिए ये भी महाशत्रु हो गया। और इसका भी दूसरी जो राशि है वो केंद्र त्रिकोण में नहीं है, इसलिए ये भी हम नेगेटिव मानेंगे, तो मारक भाव बनकर आ गया ना। तो गुरु के 2 ही शत्रु हैं, महाशत्रु हैं, वो है शनि और शुक्र। क्लियर सही है। सबको? सही, हमने डी कौन सा चार्ट निकाल के देखा है? लग्न है, लग्न है, लग्न कुंडली है। ओके ओके ओके। वो मत देखो करो, यहाँ से बस रोटेट करना है हमको। अब क्या बचा अपना? कोई बचा क्या? चंद्र है ना। चंद्र क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? सर अब 4। अभी मैं अब वृश्चिक। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी, 4 लाना पड़ेगा, है ना। अब मुझे बताओ, इससे सबसे मजेदार चीज रहेगी यहाँ पे, चंद्र का कौन शत्रु? तो ये खुद का कैसे हो जाएगा? तीसरे क्या भाव में तो चीज? 6 आ रहा है। कर्क 6 आ रहा है कर्क ना। तो कर्क का स्वामी भी तो चंद्र ही हुआ। कंफ्यूज हो रहे हो? कर तो आपके लग्न बैठा हुआ है ना। हाँ। सर थर्ड हाउस में कौन सी मर राशि है? सर मरकरी होगा। हाँ, वेरी गुड। गुरु। मरकुरी होगा, क्योंकि देखो इसका एक राशि यहाँ पर, एक राशि 12वें भाव की है, तो ये चंद्र कुंडली के लिए महाशत्रु, चंद्र का महाशत्रु है बुध, है ना। दूसरा कोई है क्या? सर सर गुरु। गुरु इसलिए नहीं होगा बेटा, क्योंकि गुरु की दूसरी राशि भाग्य में आके बैठी हुई है, तो गुरु सम हो गया। ठीक है, जी सर। इससे थोड़ा हमको थोड़ा सा आइडिया लगा दूंगा ना, बढ़िया सब आ जाएगा। तो सारे ग्रहों का अब सूर्य का होगा। रश्मि जी आप बताओ, सूर्य के लिए क्या करना पड़ेगा? सर मैम नहीं है क्लास में, शी लेफ्ट। अरे चलो, तो राहुल जी आप बता दो। सर किसका पूछा आपने? सूर्य, सूर्य का। सूर्य सिंह रखना होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये सिंह रख दिया यहाँ पे। अब 2 शत्रु निकल कर आ रहे हैं इसके। क्या वो शत्रु है? देखो एक चीज मैं समझा देता हूँ, हमको क्या क्या देखना है। जो शत्रु निकल कर आ रहा है उसका दूसरा राशि केंद्र त्रिकोण में तो नहीं है। अब बताइए। तो बुध बुध तीसरे घर में 7 7 का स्वामी बुध। 7 तुला है बेटा, शुक्र है उसका। अरे हाँ शुक्र, सॉरी शुक्र। याद हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। शुक्र की दूसरी राशि कौन सी है? सर नंबर 2। करेक्ट। तो वृषभ राशि दूसरी है, दूसरी राशि कहाँ बैठी हुई है? केंद्र में बैठी हुई है। केंद्र में। तो सूर्य का शुक्र इतना शत्रु नहीं है, वो सम होगा। अब दूसरा आ जाते हैं ना शनि। लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन है, मारक भाव में दूसरी राशि है, इसलिए हम इसको महाशत्रु मानेंगे इसको, है ना। शनि जो है 7th की भी एक और राशि है, और 7th मारक भाव अशुभ भाव माना जाता है, इसलिए सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु है
शनि, इसके अलावा कोई शत्रु नहीं है। सूर्य का वैसे तो कोई शत्रु बनता भी नहीं है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, क्योंकि सूर्य के सबको रोशनी देता है, लेकिन शनि इतनी दूर है कि उसकी रोशनी उस तक बहुत लेट पहुंचती है ना, इसलिए ये गुस्सा करता है कि मेरे पास इतनी रोशनी इतनी देर से क्यों पहुंचती, अदरवाइज शत्रु नहीं। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि सूर्य पिता हुआ और शनि पुत्र हो गया, तो पिता पुत्र की ज्यादा बनती है नहीं, इसलिए शनि सूर्य का दुश्मन है। सूर्य अगर शनि के साथ आ गया तो भी ग्रहण दोष जैसे ही काम करेगा जैसे हम राहु के साथ बताए, है ना। अब ये सबसे मजेदार चीज है, सूर्य अगर शनि के साथ दशम में आ गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। सूर्य नेम फ्रेम और शनि पब्लिक, है ना, तो हमेशा ये नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ, मतलब चेक करना आ गया कि कौन सा ग्रह का कौन शत्रु। अब ये आपको ये टेबल रटने की जरूरत नहीं है, अरे सर ये टेबल दे दिया कैसे रटू, है ना, उसकी जरूरत नहीं है। अब वापिस अपने उस पर आ जाते हैं, ग्रह। थोड़ा बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को एक एक चीज समझ में आ जाए। अब ये समझ में आ गया, अब एक और चीज और समझ लो, ये तो कंफर्म हो गया। अब क्या करना है कि 11 से लेकर 4 तक का ये जो रेड मार्क किया हुआ है ना, बाकी बचे जैसे यहाँ पर ये इसमें बुद्ध की उस कुंडली में गुरु हो गया, बुद्ध बुद्ध तो खुश राशि हो गया, चंद्र हो गया। ठीक है, चंद्र के लिए बुद्ध शत्रु था, लेकिन बुद्ध के लिए चंद्र शत्रु नहीं है। चंद्र क्या है यहाँ पे, सम है, ये सारे सम हो गए, ना शत्रु ना मित्र। ठीक है, इसी तरह गुरु जो है ये बुद्ध के लिए न शत्रु है न मित्र है, तो क्या हुआ, सम है। अब क्योंकि इसका ये सम ही माने जाएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ मित्र, नो 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 नो, सम है। कारण क्या है कि इसको केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा गुरु को, है ना, इसलिए हम इसको सब मानेंगे, न शत्रु है न मित्र है। अब क्या कारण है, क्योंकि अगर 3 यहाँ पर आ जाएगा तो 9 और 12 यहाँ आ जाएंगे, यानी कि आप गुरु की कुंडली में बुद्ध केंद्र में रहेगा और बुद्ध की कुंडली में गुरु केंद्र में रहेगा, ये आप मान के चलना, इसलिए इन दोनों को दूसरे भाव राशि में गिना गया है। ठीक है, अब 9 क्योंकि आपके 4th हाउस का है और 12वां आपके लाइफ पार्टनर का है, इसलिए इसको हम समी मानेंगे, शत्रु या मित्र नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। अब और आगे आ जाते हैं भाव संधि। अब ये चीज में जब मैंने बताया था आप लोगों को कि भाव संधि और भाव मध्य क्या होता है, अब वापिस अपने इसमें आते हैं, एक अच्छा है ना, ध्यान से समझना। कोई भी ग्रह 29-30 डिग्री के आसपास होगा या 1 डिग्री के आसपास होगा तो भाव संधि, यानी कि अब जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लूं, जैसे मंगल है, ठीक है ना, मंगल 1 डिग्री का है, मंगल 1 डिग्री का मतलब जस्ट यहाँ से 3rd हाउस से निकलकर यहीं पर बॉर्डर में ही है। ठीक है, तो ये भाव संधि हो गया, मतलब बॉर्डर पर आ गया ये। तो ऐसे
ग्रह भी कम फल देते हैं। अब आते हैं भाव मध्य। भाव मध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी डिग्री है लग्न की उसको 15 डिग्री के आसपास लाना पड़ेगा। अब 4.05 है, इसमें 15 प्लस कर दीजिए। अब इसको ऐसे नहीं समझाता, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता ताकि आपको एक चैप्टर ऑटोमेटिकली कवर हो जाए, है ना। अगेन मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ, चलित चार्ट भी आ जाएगा इसमें, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग कुंडली पर पहुंचने वाले हैं। तो कहाँ गया भाई? तो चार्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? जी। अभी यहाँ पर नवमांश है, इसको हटाकर मैं चलित लाता हूँ। इसको बोलते हैं, ये तो होता है ग्रह चलित, है ना। यहाँ पे ग्रह मूव करते हैं, यहाँ पे भाव का मूवमेंट्स दिखाया है। चलित कुंडली बहुत बार ये देखा होगा कि कभी कभी एक भाव गायब हो जाता है ना। ये जरूरी नहीं है कि गुरु अगर यहाँ बैठा हुआ तो गुरु यहीं पर मिलेगा। हम लोग कभी कभी प्रिडिक्शन करने में बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम ये मानते हैं कि ये लग्न में है, नीच का है, वक्री है तो पीछे जा रहा है, पीछे का फल दे रहा है। लेकिन चलित में देखा तो गुरु जो है वो सेकंड भाव में चला गया। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तो उसको समझने की कोशिश करो। सर चलित कुंडली की मीनिंग क्या होती है? भाव तो चलता लग्न है मतलब जो जिस समय आपने पैदा हुए उस समय जहाँ जो ग्रह था वो हो गया। चलित मतलब एकदम। क्या होता है कि पृथ्वी जो ये हम लोग 360 डिग्री का लेते हैं ना, एक्चुअली 360 डिग्री पूरा नहीं है ना। इसमें प्लस माइनस होता है। अभी जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री ही हो। अब इसको कैसे हमको देखना है कि आपका लग्न जो भी है, मैं बोला 15 डिग्री के आसपास लाना है, और यहाँ पर लग्न है 1.05, ठीक है। इसमें 15 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 16.05। 16.05, ठीक है। अब 16.05 से नीचे जो भी ग्रह रहेगा वो आपके लग्न कुंडली में जहां पर है वहीं रहेगा। लेकिन 16.5 से ऊपर चला गया तो ग्रह आगे वाले भाव में चला जाएगा। ये होता है मध्य निकालना, है ना। अब गुरु यहाँ पर 27.44 डिग्री है तो इसलिए वो 11वें भाव में, मतलब दूसरे भाव में चला गया। यहाँ पर राशियां नहीं देखते, यहाँ भाव देखते हैं। देखो गुरु यहाँ पर आ गया चलित में, ठीक है। अब इसका क्या यूज है मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा देखेंगे चंद्र। चंद्र अगेन देखो 29 डिग्री का है, तो चंद्र वापस यहाँ पर आ जाएगा थर्ड हाउस में। तो आप देखो चंद्र यहाँ पे थर्ड हाउस में आ गया। बस सर शनि तो वही है आगे तीसरे जाने तो हाँ, शनि 25 केतु यहाँ पर, एक सेकंड, केतु 29.52 है। केतु 29.52 होने की वजह से आगे आ गया। शनि जो है 25.28, यहाँ पर इसमें चलित में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। शनि को यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो ये चार्ट में कहीं गड़बड़ी है, तो अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो आपको शनि यहाँ मिलेगा, ठीक। और भी कंफर्म कर लेते हैं। सूर्य 11.12 है तो जहां पर है वहीं रहेगा। सूर्य जहां पर है वहीं है। बुध भी 16 से कम है तो जहां है वहीं रहेगा, हो गया। शुक्र 3.33 है, जहां है वहीं रहेगा, तो वहीं है ना। मंगल वहीं रहेगा। राहु आगे बढ़ जाएगा तो राहु यहाँ पर आ गया। तो ओवरऑल कभी कभी सॉफ्टवेयर भी गड़बड़ी हो सकती है, अपनी कैलकुलेशन कभी गड़बड़ मत करना ना। ये मैं सोचना यार यहाँ पर शनि है तो कुछ कारण होगा शनि, अब उसका रीजन ढूंढने मत लग जाए, एकदम नहीं। जो रूल है रूल है। अभी यही सेम चीज
एक सेकंड में एस्ट्रोसेज में निकालता हूँ। अगर एस्ट्रोसेज में भी ये रहा तो फिर मतलब हमारे कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है। रास्ता तो वो है नहीं ऐसा। अब मैं ये एस्ट्रोसेज, आप लोग ना जगन्नाथ होरा फ्री आता है, वो डाउनलोड कर लेना। जगन्नाथ होरा थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे सीखोगे ना, जगन्नाथ होरा में एक्सपर्ट हो गए तो उससे अच्छा सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। सर ये स्क्रीन अभी जगन्नाथ हो रखी है? नहीं नहीं बेटा, ये है कुंडली चक्र। ये पे आप लोग को भेज दूंगा, तो आप लोग उसको अपने लैपटॉप पर लोड कर लेना। हालांकि क्रैक है ये वाला, तो क्रैक। एक सेकंड, क्या है इसका? राहुल बहुत से राहुल पांडे, 26 जून, हाँ यही है। और 8:20। हाँ, यहाँ पे शनि 4th हाउस में चला गया, यानी कि कुछ कैलकुलेशन कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम रही है ना। रूल आप लोग ये समझ के रखना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये रहता है कि गुरु यहाँ पर लग्न में है, तो लग्न का असर दे रहा है। वक्री है तो यहाँ का भी असर देगा, लेकिन साथ ही साथ तो वो सेकंड भाव यहाँ का भी असर दे रहा है। तो गुरु का अगर 3 भाव में असर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तीनों भाव को अच्छा कर दिया इसने। ठीक है। अब 12वें में जाके स्वराशि हो गया ये, यानी कि विदेश में जाके अपना वर्चस्व कायम रखेगा। यहाँ पे आ गया गुरु, लग्न में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक रिलीजियस टाइप का रहेगा। और गुरु यहाँ पर आ गया, यहाँ का असर दे रहा है, तो धन कुटुंब वाणी में फायदा करा देगा। अभी चंद्र यहाँ पे बनेंगे, चंद्र और केतु यहाँ पे जो एक तरीके से अर्ध ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो यहाँ पे धन कुटुंब वाणी को नुकसान कर रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास आप देखोगे कि यार इसके पास तो सेविंग्स भी है, कुटुंब भी अच्छा हो रहा है, तो बोले कि ऐसे कैसे हो गया? चलिए ये बता देगा कि भैया थर्ड का भी शो कर रहा है, इसी कारण मानसिक परेशानी इसकी ज्यादा बढ़ी रहेगी, क्योंकि थर्ड में चंद्र ठीक नहीं है ना। और मन इसका दोनों का रहेगा, यहाँ पे धन कुटुंब वाणी के लिए भी रहेगा मन, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, अपने राइटिंग स्किल। अब केतु है ना, चंद्र के साथ केतु है, तो केतु क्या डीप थिंकर है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर बन सकता है ना। अब मुझे याद है ये राहुल जी जो है एक अच्छे राइटर भी है। शनि थर्ड हाउस का बहुत अच्छा असर दे रहा है, लेकिन फोर्थ हाउस का भी दे रहा है। फोर्थ हाउस में आके नीच का हो गया। ठीक है, अब नीच का होने से क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे व्यक्ति जो घर खरीदने की बात आएगी ना, तो उसको कोई पुराना घर है ना, खंडर टाइप का, या पुराना घर बोलते हैं वैसे ही वाला मकान खरीदेगा, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगा। बाकी तो जो असर कर रहे हैं वो वैसे वैसे असर करेंगे जैसे लग्न कुंडली में शो हो रहा है। और इतना याद रखना कि जो ग्रह शिफ्ट हुआ है भाव में, तो वो भाव का भी असर करेगा। उसको बोलते हैं भाव मध्य, है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। वापस आ जाते हैं अपने उसमें चैप्टर पे। ग्रहों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
चलो ये हो गया, बाधक हो गया, ये हो गया भाव संधि और भाव में। अब आता है षडबल। सबसे इजी चीज, अगर आप किसी ग्रह के बारे में देखना है ना, तो हर सॉफ्टवेयर में षडबल आपको मिलेगा। ठीक है, वहां पे बल देख लो जो नंबर 1 पर है। जैसे मैं आगे बताता हूँ आपको, ये है, ये जो रहेगा आपका, क्या नाम है, एस्ट्रोसेज में। एस्ट्रोसेज का सूर्य यहाँ पर 1 पर है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग षडबल क्या होता है, सिर्फ लग्न कुंडली से देखकर ही नहीं देखते, और भी जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं उसमें टोटल में उसको सूर्य को कितना बल मिला है, वो यहाँ पर हम लोग को इंडिकेशन मिल जाता है। तो हम लोग को हर जगह जाके देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमको पता चल जाता है कि सूर्य के इसको फल अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग है सूर्य, सेकंड है शनि, अभी नीचे कम होते जा रहे हैं ना, उससे कम है चंद्र, उससे कम है मंगल, उससे कम है शुक्र, उससे कम है बुध, और सबसे कम है गुरु। गुरु का कमजोर होना अच्छी बात नहीं है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो नॉलेज करता है, लेता है, वो अपना अप्लाई नहीं कर पाता। दूसरे सॉफ्टवेयर में इस टाइप का मिलेगा। कुंडली चक्र में ये जो है षडबल एकदम गलत बताते हैं। जगन्नाथ होरा में और एस्ट्रोसेज में, दोनों में एकदम परफेक्ट है। कभी कभी हम फॉरेन की कुंडली जब बनाते हैं ना, तो ये कुंडली चक्र गड़बड़ कर जाता है। जगन्नाथ होरा एस्ट्रोसेज कभी गड़बड़ नहीं करती। एस्ट्रोसेज आपको फ्री में मोबाइल मोबाइल वाला है, ये वाला मोबाइल में आप लोड कर लो, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अगर फॉरेन की बात करेंगे तो फिर मैं फिर जगन्नाथ हो रहा और इससे कैलकुलेट करता हूँ। यदि दूसरे की बात, मतलब नॉर्मल बात कर रहे हैं, इंडियंस की बात कर रहे हैं, या जो भारत में पैदा हुए हैं, तो उसके लिए मैं कुंडली चक्र, लेकिन षडबल में देखता हूँ एस्ट्रोसेज। षडबल वहां का यूज नहीं करता, दूसरा यूज करूंगा तो सारी प्रोटेक्शन करूंगा। तो हमारे पास है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अभी षडबल क्या होता है, ये षड मतलब 6 तरीके है ना। जैसे जैसे अभी तक पढ़े हैं ना हम लोग, कहाँ कहाँ कौन कौन स्ट्रांग रहता है, रात में, दिन में, स्व राशि में, है ना, उच्च का, नीच का, यही सारे षटबल है। सबसे पहला होता है स्थान बल। जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह अपने उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, स्व राशि में, या मित्र राशि में बैठा होगा, तो उसको अच्छा बल मिल जाता है ना। तो उसको हम स्थान बल बोलते हैं। अगर वही वो नीच का हो गया, शत्रु राशि में चला गया, तो उसको बल वहां पर कमजोर हो जाता है। दिग्बल दिशाओं से प्राप्त होता है। अब जैसे यहाँ पे गुरु बुद्ध जो रहेंगे वो ईस्ट में स्ट्रांग रहेंगे, मंगल सूर्य आपके साउथ में स्ट्रांग रहेंगे, शनि जो रहेगा वेस्ट में स्ट्रांग रहेगा, और शुक्र चंद्र आपके नॉर्थ में स्ट्रांग रहेंगे। ऐसे बोलो कि उगता सूरज, ये दोपहर वाला सूरज, ये ढलता सूरज, ये रात है ना। तो रात में कौन होंगे, शनि शुक्र और चंद्र, ये रात में बली रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जो रात में जन्म लिया हो जिसने, उसका शुक्र चंद्र शनि स्ट्रांग रहेगा। जो दिन में रहेगा उसके लिए गुरु सूर्य और मंगल स्ट्रांग रहेगा। यानी ये दिन में, अगर उसकी कुंडली में दिन में आ गए हैं तो अच्छा है, अगर रात में पहुंच गए तो कमजोर बन जाएंगे। तो इसी तरह इसको दिशा बल दिग्बल बोलते हैं। ये दिशा बल मतलब ये तो ये वाला हो गया कौन सी दिशा में, कि साउथ में है, नॉर्थ में, कौन से भाव में है ना। इसी तरह जो काल बल होता है वो रात वाला या दिन वाला रहता है ना, कौन से काल में, मध्य काल के क्या बोलते हैं, पूर्ण काल, ये सब में रहता है। कैसे रहता है ऐसे काल में, क्या है? चंद्र मंगल शनि ये रात्रि में बलि रहते हैं, जिसे मैंने समझाया। सूर्य शुक्र गुरु दिन में बलि रहते हैं। बुध दिन और रात दोनों में बलि रहेंगे। पापी ग्रह कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं, शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं। ये कंडीशन है। ठीक है, अब एक आता है फिर चेष्टा बल। चेष्टा बल समझना, सूर्य
आप देखे होंगे सूर्य जब भी ऐसा भी गर्मी हो गई है ना, तो वो थोड़ा सा उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ से निकलता है, और बाकी जगह जब ठंड के टाइम वो दक्षिण की तरफ से निकलता था। तो क्या बोलते हैं, जब उत्तरायण यानी कि जब नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तो ऐसा सूर्य को अच्छा माना जाता है। सूर्य चंद्र को बल मिलता है। ठीक है, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। मकर संक्रांति के बाद सारे अच्छे अच्छे त्योहार यहाँ पर आने लग जाते हैं ना। आपका पोंगल हो गया, जितने भी तीज त्योहार हैं वो अपने एग्रीकल्चर बेस्ड है। जब बीज बोना है तो, जब फसल कटनी है तो, है ना। अब बारिश हो गई तो यहाँ बारिश वाला सीजन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो सबको बर्बाद करता है। तो इसीलिए 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होती है, संक्रांति का क्या मतलब होता है? संक्रांति का मतलब तो ट्रांजिट। ये सिर्फ हम लोग मकर संक्रांति का तिल लड्डू सिर्फ यही बहाना नहीं रहता है। अभी देखो, मकर संक्रांति 14 जनवरी को सूर्य मकर संक्रांति यानी कि आपका मकर राशि में प्रवेश करता है, तो संक्रांति बोलो। जब कुंभ में प्रवेश कर रहा होगा तो हमको कुंभ संक्रांति बोलेंगे, है ना, मीन संक्रांति बोलेंगे, है ना। संक्रांति का सिर्फ तिल लड्डू संक्रांति देखते हैं हमको तिल लड्डू न जाने लगे, तो वैसे नहीं है। संक्रांति का मतलब ट्रांजिट। इसी तरह ये आते आते 21 जून को कर्क संक्रांति में आ जाते हैं। यहाँ से फिर कीटाणु, बीमारियां, है ना, ये सब का मतलब अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर दक्षिणयान हो गया, सूर्य एकदम एग्जैक्ट पोजीशन से दक्षिण की तरफ से उगने लग जाता है। ये आप लोग नोट करना, आज की डेट में वो नॉर्थ की तरफ से शिफ्ट हो गया है ना। तो जब 21 जून से सूर्य का गोचर यहाँ से होने लग जाता है, तो यहाँ से लेकर 14 जून तक ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो चेष्टा बल, अभी यहाँ पर सूर्य चंद्र को तो कहाँ पर मिल गया, मकर से लेकर आपका कर्क तक इनको चेष्टा बल बल मिलेगा। और मंगल, बुध, गुरु, शनि को चेष्टा बल तब प्राप्त होता है जब वो वक्री होती है। अब वक्री होने से अब उनको जो स्ट्रेंथ मिलती है ना, अगर कुंडली में वो नेगेटिव प्लैनेट है तो बहुत बुरे असर देगा, अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे असर। तो ये मत कहीं पढ़ लिया होगा कि वक्री ग्रह का गोचर बहुत अच्छा रहता है या बहुत खराब रहता है। ये कंडीशनल रहता है। आपकी कुंडली में अगर शुभ है तो अगर उससे दशा आ गई तो आपने खुशी मनाएंगे। ठीक है, अगर बुरे ग्रह की दशा आ रही है, वो वक्री है, तो जब जब गोचर में वक्री होगा वो पीरियड हमको प्रॉब्लम करेगा, बशर्ते उसकी कोई दशा है। ठीक है, ये चेष्टा बल समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोग दो लोग बोर हो रहे होंगे। आगे डिस्टर्बेंस इसलिए म्यूट करके रखा है। हाँ, नहीं ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। काल बल, चंद्र मंगल शनि रात्रि में बल है, जबकि ये तो बता दिया। दृक बल दृष्टि बल होता है ना। अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा फल देगा। नैसर्गिक बल, नैसर्गिक रूप से जो क्रम अनुसार सबसे अच्छे जो सबसे स्ट्रांग रहता है सूर्य रहता है, फिर चंद्र, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर मंगल, सबसे कम रहता है शनि। तो शनि सबसे कम बली रहेगा। सूर्य क्योंकि मुखिया है इसलिए वो सबसे स्ट्रांग रहता है। तो सर इसका मतलब ये जो एस्ट्रो स्टेज में चार्ट दिख रहा है षटबल में, वो इन सब का एवरेज है। हाँ, निचोड़ है, समरी है, 6 का समरी है। अब होता क्या है, देखो क्या है राहुल जी, सूर्य बहुत अच्छा यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पे देखा था सूर्य डिग्री वाइज कमजोर है ना। और हमारे को ये पॉजिटिव है, तो हमको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप लोग प्रैक्टिस से आगे समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लो कि हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देख लो
कि यार अगर हमको हमारे कुंडली में गुरु बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से हमको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो षटबल में तो बहुत ज्यादा कमजोर बैठा हुआ है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुध मैक्सिमम कुंडली में आपको यही मिलेगा, सबसे 7वें स्थान पर मिलेगा बुध। बहुत रेयर कुंडली रहेगी जहां पर 6 या 4 में चले जाए। बुध बुद्धि है ना, जिसका अगर फर्स्ट में आ गया तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुंडली मिलेगी। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, तो साइंटिस्ट लोग की कुंडली में मिल सकता है, अदरवाइज और किसी कुंडली में नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को और भी एक समझा देता हूँ। वापिस इधर पर आते हैं, कौन कौन से संबंध, ये तो देखो आपको दृष्टि संबंध समझा दिया है ना। अभी एक चीज समझो, कौन कौन से संबंध बनते हैं दो ग्रहों के बीच में या दो से ज्यादा ग्रहों के बीच में। जैसे सूर्य बुध के साथ है तो इसको युति बोलते हैं, एक संबंध ये हो गया। अभी मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पर दृष्टि संबंध हो गया, सूर्य बुध और मंगल का दृष्टि संबंध हो गया। ठीक है, और भी बाकी देखो, राहु की भी दृष्टि है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर किसके संबंध बन गया, सूर्य का, बुध का, मंगल का, राहु का, ये दृष्टि संबंध बन गए। एक संबंध रहता है कि जैसे कि हाँ, सपोज कि शुक्र बैठ गया शनि की राशि में और शनि बैठ गया शुक्र की राशि में, ये दो या साथ में, तो ये भी बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। इसको राशि परिवर्तन बोलते हैं। तो अगर दो दुश्मन ग्रह रहेंगे, राशि परिवर्तन कर लिए, तो दोनों दुश्मनी नहीं निभाएंगे, दोनों सम हो जाएंगे। भाई एक यहाँ बैठा हुआ शत्रु, एक आपके जबलपुर में जाकर बैठा शत्रु, ठीक है, वो दोनों महाशत्रुता है। अब इत्तेफाकन ये हुआ कि भोपाल वाला तो जबलपुर चला गया, जबलपुर वाला भोपाल के घर में आ गया। अब ये डरेगा कि यार वो गड़बड़ ना कर दे, और वो डरेगा कि ये गड़बड़ ना कर दे, तो ऐसे में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसको। सबसे मजेदार एग्जांपल इसी में देखने को मिल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर कोई राशि परिवर्तन दिख रहा है आप लोग को? नहीं समझ में आया, राशि परिवर्तन मतलब अभी समझाया ना बेटा, कि एक राशि, अगर समझ लो गुरु जो है मिथुन राशि में है, ठीक है, गुरु मिथुन राशि में बैठा हुआ है, अगर मिथुन जाके गुरु की ही कोई सी राशि में 9 या 12 में बैठ जाए, अच्छा अच्छा, यानी कि बुध अगर यहाँ जाता है या यहाँ जाता है, तो राशि परिवर्तन बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। बताओ, दोनों बैठ के देख के बताओ कौन इसमें है राशि परिवर्तन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक है, रीमा जी आप भी ट्राई करो, सर नहीं पता लगा। सोचो, देखो देखो ध्यान से देखो, एक एक ग्रह को देखो कि वो कौन से राशि में, क्या उसकी राशि में उसका वही वो स्वामी जाकर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्र गुरु में बैठा हुआ है, क्या गुरु चंद्र की राशि कर्क में बैठा है, ऐसे चेक करो। थोड़ा ब्रेन एक्सरसाइज करोगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा। मैं बता दूंगा तो फिर नेक्स्ट में उसमें कुंडली में आप लोग इतना ज्यादा सीरियसली नहीं देखोगे। देखिए दोनों में से कौन सबसे पहले बताता है। दोनों आर है, आर से राहुल, आर से रीमा, आर से रश्मि जी चली गई। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और एक हिंट देता हूं, दोनों महाशत्रु एक दूसरे के, महाशत्रु के राशि परिवर्तन करके
कर लिया है, अब वो शत्रु यहाँ इस कुंडली में शत्रुता नहीं दिखा पाएंगे। और ये मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले ही बोला था, ये दो ग्रह आपस में महाशत्रु हैं, संबंधित संबंध। राहुल रीमा जी क्या हुआ? नहीं हो पा रहा। राहुल जी आप कर रहे हैं सर, बट वही है ना, अभी पूरी नंबर्स याद नहीं हुए हैं तो एक एक करके देख रहा हूँ। नंबर याद करना जरूरी, चल मैं बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। तो जैसे सूर्य वाला होगा ना, क्योंकि 10 नंबर शनि का है और शनि परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। सूर्य शनि के इसमें है और शनि महाराज सूर्य के उसमें बैठेंगे जाके। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए, सर समझ नहीं आया। शनि कहाँ बैठा हुआ है? 5 नंबर। 5 नंबर किसका है? राहुल जी आप राहुल जी आप म्यूट कर लो, है ना। तो ये 5 नंबर कौन सी राशि है और किसका स्वामी कौन है? सर सन सन। सन कहाँ है? के। ओके सर, ठीक है। तो सन सर बैठा हुआ 10 के है, मकर राशि है। मकर राशि शनि की राशि है, ठीक है तो सर। शनि की राशि में तो सूर्य आ गया, है ना। और शनि सूर्य की राशि में चला गया। अब ओके सूर्य भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, शनि भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ओके अब ये बाधकेश बन के, इस कुंडली बाधकेश है ना, बाधकेश बन के ऐसा नहीं कि यहाँ पर संतान भाव में ये संतान करने में डिले करा देगा, नहीं कराएगा, संतान होगी। कोई भी जो कम जानकार है वो देखेगा शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो ये संतान थोड़ा मुश्किल दिख रहा है यहाँ पे। वो ये नहीं देख पाया कि राशि परिवर्तन हो गया। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे कुंडली वाले का पहला संतान मेल चाइल्ड ही होगा। तो ये सब आप लोग आगे सीखेंगे, मेल फीमेल कैसे देखते है ना। तो आ गया ना, कुछ नहीं करना, एक एक ग्रह का पकड़ लो। गुरु बुध में है, ठीक है, बुध के गुरु की राशि में 9 12 नहीं है, ठीक है। मंगल कर्क राशि में, क्या कर्क जो चंद्र है इसका स्वामी 1 या 8 में है, मंगल की दोष राशि है ना, 1 में भी नहीं 8 में भी नहीं है, तो राशि परिवर्तन नहीं है। शनि, अरे वाह ये है। राहु तो छोड़ दो। शुक्र शनि की राशि में, क्या शनि शुक्र की राशि में नहीं है। चंद्र गुरु की राशि में, क्या गुरु चंद्र की राशि यानी कर्क राशि में नहीं है, तो राशि परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत सिंपल है, हो सर जाएगा राशि, प्रैक्टिस, चिंता मत करो। सर राशि परिवर्तन मीन्स राशि का एक्सचेंज हो जाना। हाँ, एक्सचेंज, साइन एक्सचेंज, मतलब राशि स्वामी एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा संबंध। अब दूसरा संबंध सुनो, केंद्र त्रिकोण का। यहाँ केंद्र का स्वामी है, यहाँ पर सूर्य है और गुरु है, ठीक है ना। 9 धनु राशि है, इसका स्वामी गुरु है, और 5 सूर्य है, तो उसका स्वामी सिंह है, तो उसका स्वामी सूर्य है। ये त्रिकोण 5 9 का स्वामी अगर केंद्र में चले जाता है तो अति शुभ फल देगा। देखो सूर्य पंचम का स्वामी कहाँ चला गया? केंद्र में, बहुत बेहतरीन फल। अगर गुरु यहाँ चले जाता है, यहाँ चले जाता है, यहाँ चले जाता है, यहाँ चले जाता है, तो गुरु भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन गुरु चला गया बाहर वाले बॉर्डर पे, तो ये गुरु अच्छा नहीं। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर दो जो संबंध बने हैं, एक तो शनि केंद्र का स्वामी होके वो त्रिकोण में आ गया है, और सूर्य त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में। अब मंगल जो है वो केंद्र का स्वामी होके केंद्र में ही है, तो वो संबंध नहीं माना जाएगा। चंद्र केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में नहीं है, नहीं माना जाएगा। शुक्र केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में नहीं है, तो ये भी गया।
बुद्ध जो है यहाँ पे केंद्र का स्वामी तो नहीं, केंद्र में स्थापित होके स्थान में बैठ के वो 3 और 6 ये तो वैसे ही बाहर है, तो इससे संबंध बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव साइंस मतलब पॉजिटिव राशि परिवर्तन है। ये है सारे संबंध, ठीक। अब एक और संबंध बता देता हूं, नीच भंग राज योग। हालांकि शायद इसमें नहीं दिया, आगे वाले किसी स्लाइड में दिया होगा मैंने। जैसे ये मंगल यहाँ पर क्या है, कर्क राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है। मंगल यदि चंद्र, यहाँ पर स्वामी कौन है, चंद्र, ठीक है। मंगल के साथ यदि चंद्र आके बैठ जाए या चंद्र वहां से दृष्टि डाल ले तो इसका नीच भंग हो जाएगा। या चंद्र मंगल का जो उच्च राशि है मकर राशि उसमें आकर बैठ जाए तो इसका नीच भंग हो जाएगा। तो ऐसा जो ग्रह रहता है नीच क्या होता है, पावरलेस। ये गलती एकदम नहीं करना कि ये बुरे फल देगा, है ना। ये मिथ है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर ये सब बकवास करते रहते हैं ना, उस चक्कर में मत पड़ना। इसका मतलब है वो उसमें पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं तो कहाँ से बेचारा वो नेगेटिव फल देगा। लेकिन अगर चंद्र नीच भंग हो जाता है तो नीच भंग राजयोग, यानी कि वो मंगल जो भी ग्रह जो नीच का है वो इतने अच्छे फल देने लग जाएगा जिसके हाथ में, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो कुंडली में। समझ में आया? जी सर, जैसे ये सिर्फ मंगल के लिए एप्लीकेबल है ना? नहीं, सभी के लिए है। फॉर एग्जाम्पल शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ समझ गया। है ना, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल यदि यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, मतलब इसको कहीं से भी देखें, कहाँ से देख सकता है, यहाँ से 8 से 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ से देखिएगा। मंगल यहाँ पर होगा तो इसको देखेगा नीच भंग होगा, यहाँ पर होगा तो देखेगा नीच भंग होगा, यहाँ होगा मंगल तो देखेगा नीच भंग हो जाएगा। या मंगल यहाँ खुद बैठ जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा। शनि की उच्च राशि यानी कि तुला राशि में अगर मंगल आ जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसका संबंध जहाँ पे वो नीच हो रहा है ना, वो राशि का स्वामी कैसे भी उससे संबंध बना ले, या जो ग्रह नीच का हो रहा है उसके उच्च के स्थान पे वो ग्रह जाके बैठ जाए तो नीच भंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गुरु जो है वो मकर राशि में नीच का होता है, ठीक है। अब यहाँ तो जो 2 एग्जाम्पल बताया था ऑटोमेटिकली वो कहीं कनेक्शन बन ही रहे थे, लेकिन गुरु का अगर ऐसे बोलेंगे गुरु मकर में जाकर नीच कर जाता है। अब शनि अगर साथ में बैठ जाए तो नीच भंग हो जाएगा। शनि कहीं बैठ के दृष्टि संबंध बना ले तो वो नीच भंग हो जाएगा। या फिर शनि इसकी उच्च राशि यहाँ बैठ जाए, वैसे उच्च राशि सामने रहेगी रही तो बन ही जाएगा, है ना, तो ये नीच भंग हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे नीच भंग राजयोग। ऐसा आपको शेड्यूल में ऑटोमेटिक यहाँ नीच के होते हुए भी ना मंगल वहां शेड्यूल में आपको स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा अगर नीच भंग हो जाए। तो आप लोग समझ लेना कि यार हमारे देखने में कहीं कुछ गड़बड़ी है। आगे समझ में। फॉर एग्जाम्पल चंद्र वृश्चिक राशि में नीचा हो जाता है। मंगल यदि चंद्र यहाँ पर आ जाए, इसको उच्च राशि में यहाँ से देखिए संबंध बनाए या कहीं पर ही बैठ के या युति आ जाए तो नीच भंग हो जाएगा उसका। ऐसे में चंद्र को हम कमजोर नहीं मानेंगे, चंद्र ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये सारे संबंध है टोटल। ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे ग्रह का कंप्लीटली कवर हो गया आपका, ठीक है। अब अगले जो रहेगा वो आप लोगों का मैं लेता हूं
दशा, है ना। नेक्स्ट क्लास रहेगी दशाओं में। दशा दशा और गोचर, ये दोनों ले लेंगे। अब ये तो आप लोगों ने देखो भाव समझ लिया, राशि समझ ली और ग्रह समझ लिया, यहाँ से सारी चीज समझ ली, है ना। अब इसी का हम अप्लाई करते करते प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जितने भी अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं, अब अगर 3-4 बार देख लो तो अच्छा है। जब तक समझ में नहीं आ रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को जरूर पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। सर मुझे वो ढैया और 7.5 देखनी नहीं आई। चलो बहुत अच्छी बात है, अब ये समझाता हूँ। देखो ढैया, और यहाँ से चलो मैं इसको छोड़ दूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, है ना। सीधे कुंडली में आते हैं, तो कुंडली में आप लोग ज्यादा समझ में आएगा। और कहाँ ये प्रॉब्लम करेगा वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो ठीक है, आप लोग चार्ट दिखाई दे रहा है? जी ढैया देखो 7.5 का मैंने बोला, कुंडली में जहां भी चंद्र होगा उसके एक राशि पहले जब शनि का प्रवेश होगा, अभी शनि यहाँ से गोचर कर रहा है, मीन राशि से गोचर कर रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे ये कुंभ राशि वाले, जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उनकी जाती हुई 7.5 है। कहने का मतलब ये है कि चंद्र राशि की जो भी आपकी चंद्र राशि है, उसके एक राशि पहले अगर शनि का प्रवेश होता है तो 7.5 प्रारंभ होती है, और 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ, टोटल 7.5 साल, ऐसे 7.5 उसको बोलते हैं ना। और जब यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि शनि का जब राशि परिवर्तन इधर मेष राशि में होगा, ये कब होगा? मई जून 2027 में, तब इसको छुटकारा मिल जाएगा 7.5। अब इसका फल कैसे देखें? अब ढैया चंद्र से जब भी शनि का गोचर चौथे या 8वें भाव से होगा, जहां से चंद्र है, अब चंद्र से गिनो 1 2 3 4, जब शनि का गोचर यहाँ से होगा तो इसी जातक को ढैया लग जाएगी, ठीक है। 5 6 7 8 जब शनि या इसके यहाँ से गोचर करेगा तो अगेन इसकी ढैया लगेगी। ढैया मतलब ये 2.5 साल जो शनि का जो गोचर करेगा ना, जब तक रहेगा तब तक उसको परेशान करेगा। अब ये 7.5 का सबसे मेजर नियम समझ लो आप लोग, जो मेरा मानना है, सबके अलग अलग इफेक्ट रहेंगे, लेकिन सबको कॉमन एक इफेक्ट रहेगा। शनि यहाँ पर आया, ये हमको लग्न से देखना है ना। चंद्र सेकंड भाव में बैठा है, शनि का प्रवेश हुआ लग्न में। शनि क्या काम कराएगा? लग्न से शरीर से क्या काम कराएगा? वो मेहनत कराएगा। लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुरी मानसिक स्थिति में पहुंच जाएगा, मानसिक मतलब टेंशन रहेगा, धन कुटुंब वाणी, क्योंकि देखो चंद्र और शनि बनाएगा विष दोष, है ना। यहाँ तो विष दोष नहीं बन रहा है इसका, लेकिन यहाँ पर आके शनि चंद्र जब युति होगी तो विष दोष होगा, वो मानसिक प्रताड़ना बहुत देगा। तो 2.5 साल, तो जरूरी नहीं कि पूरे 2.5 साल, हो सकता है कि शुरू के 6 महीने ना दे, या फिर यहाँ पे सपोज अब देखो कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका कोई भी महादशा भी नहीं है, अंतरदशा भी नहीं है। प्रतंत्र कहाँ है? यहाँ पे शनि की यहाँ पर है, यहाँ पे देखो है ना विषम दशा में शनि 21 अगस्त 2026 से लेकर 3 फरवरी 2027 तक रहेगा। तो मतलब इसे ये पीरियड रहेगा इसके लिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज कोई दशा में कोई दशा ही नहीं होगी तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? एक्टिविटी नहीं है ना वो। शनि अभी शनि इसका गोचर यहाँ से कर रहा है, अब यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पे खूब भागा दौड़ी करा रहा है,
लेकिन अभी भागा दौड़ नहीं कर रहा, अभी इसको बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। कहाँ भागा दौड़ी चालू होगी इसकी? एक 21 अगस्त 2026 जैसे लगेगा उसके बाद से इसकी भागा दौड़ी चालू होगी टिल 3 फेब 2027। ठीक है ना? इस तरह से हमको प्रिडिक्शन करना पड़ता है। अब जब ढैया लगेगा इसका, तो इस घर में लग रहा है ना, 1 2 सॉरी, यहाँ से ना 1 2 3 4, यहाँ पर अगर लगता है तो परेशानी किसको हो रही है यहाँ पे? इसके जो भी संतान रहेगा उसको, आपके मित्र मंडली से परेशानी आ जाएगी, आप अपना नॉलेज को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और जब यहाँ पर लगेगा तो इसका भाग्य है ये, तो एफर्ट लगाना पड़ेंगे, भाग्य सपोर्टिव नहीं रहेगा, हमको मेहनत से ही, हमको भाग्य से, मतलब यहाँ भाग्य साथ में देगा, हमको मेहनत से अपना जो भी है टारगेट अचीव करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि भाव के जो कारकत्व है उसको दिलो दिमाग में बैठा लो, तो उसका वो बोलते हैं मुट्ठी बनाकर अंदर डालो, क्योंकि यही आपको सारे प्रिडिक्शंस में काम आएंगे। और मैं वैसे हर बार मैं कुछ ना कुछ भाव का रिपीट करते रहूंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो जाए। ठीक है ना? तो रीमा जी, अब समझ में आया आपको? जी सर। पक्का? जी सर। चलो राहुल जी, आपको? हाँ सर, मैं नोट्स ही रेफर कर रहा था, ये वाली क्लास में कल लास्ट वाले मिस किया था। तो आपने जो कहा कि शनि जो बर्थ चार्ट है उससे अगर 12th में अगर जाता है, राइट, शनि गोचर करता है जन्मकालीन राशि से द्वादश, चंद्र लग्न व द्वितीय भाव से स्थित होता है, तब ये शनि की 7.5 लगने से नहीं देखना है राहुल जी, आपकी कुंडली में चंद्र जहां भी होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी, है ना? राइट ये राइट। लागू चंद्र पे होता है, लग्न पे नहीं होता है। अच्छा, है ना? चंद्र राशि जहां पर होगी उसके एक भाव पीछे जैसे ही शनि का प्रवेश होगा तो प्रॉब्लम करेगा। एक चीज और बता दूं आपको, चंद्र जो है खुद की राशि वालों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ऐसे ये चंद्र कुंभ की राशि है या फिर चंद्र की राशि मकर होगी या उसकी मित्र राशि वृषभ होगी या तुला होगी, तो उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा जितना कि दूसरे को करता है। ये 7.5 और ढैया ये हमको सुधारने के लिए आती है, हमको लाइन पर लाने के लिए आती है। अगर कर्म आपके अच्छे हैं, आप गरीबों का ख्याल रखते हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हो, तो ढैया कब चली जाएगी, 7.5 कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। शनि महाराज न्याय करता है, आप बुरे कर्म किए और उसका हिसाब किताब चालू हो जाता है, अच्छा ये किया, अब मैं देखता हूँ आपके ढैया आने दो, आपके 7.5 आने दो। उस टाइम जो हालत खराब करेगा आप लोगों की, अगर आपके कर्म खराब है। 2 नंबर कमाने वाले रिकॉर्ड है, अगर जिसने 2 नंबर कमाए फाइनली जेल की हवा नहीं खाया या उसका सारा बर्बाद ना हुआ है, रिकॉर्ड है ये, किसी को भी उठा कर देख लेना। एक ना दिन ऐसा आता है कि वो उसका पूरा कारोबार डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा, या उसे घर वाले उसके बच्चे उसको लात मार के भगा देंगे। तो ये शनि महाराज है, शनि महाराज न्याय करते हैं, है ना? तो इसलिए बोलते हैं कर, इसलिए कर्म का स्वामी बताया ना उनको, शनि महाराज जो कर्म का स्वामी बताए हैं, कर्मेश है, आपका आयुष है ना? तो कर्म करो, यही कहते हैं। तो ये कर्म करना यानी कि अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, सहायता करो, गरीबों का दान करो, गरीबों को खुश रखो। हमेशा दान जो रहता है वो इन्हीं लोग को देना चाहिए, ये पंडितों को मंदिर वगैरह में जाकर नहीं देना चाहिए, ताकि वहां आपको कुछ फल मिलेगा नहीं, पंडितों के सारे पेट भरे रहते हैं।
आप दान उसको दो जिसके अंदर से धुआं निकले। कभी कभी हम लोग कुछ रेमेडी बताते हैं कि जल में प्रवाह करो। उसका कारण ये रहता है कि जल में जितने भी जीव जंतु हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होता है। शनि से रिलेटेड है कोई प्रॉब्लम, गरीबों को दान किया, गरीब जो भूखा है, उसको खाने ही नसीब नहीं हो रहा, तड़प रहा है, और आपने आके उसको 2 रोटी दे दी, तो क्या अंदर से क्या निकलेगा उसको? बुजुर्ग है बेचारा, है ना, बुजुर्ग है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, कोई आप जाके उसको कुछ खिला दीजिए, है ना। तो वो जो जो वृद्ध आत्मा है, उसकी जो आपको जो दुआएं मिलेगी ना, वो ऊपर वाले की दुआ के समान होती है। तो सड़क के किनारे वो दुनिया से ठुकरा है, उसे घर वाले ठुकरा के उसको छोड़ दिए, पर वो है तो भगवान का ही क्रिएशन ना, भगवान ने उसको किया, उसके कर्म थे जो कि उसको उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। पर हम कोई नहीं होते जज करने वाले, हमको क्या बोलते हैं बुरी नजर से देखने वाले, है ना। हम जाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, दान करो, रुपए दे दो, पैसे दे दो। मेरी वाइफ इसमें बड़ी वो है, जब भी हम लोग कहीं जाते नहीं, कोई बुजुर्ग दिख जाती है, उठा के 100 रुपए देती है, और फिर उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, तो मुस्कान ही सबसे बड़ी हमारी दौलत होती नहीं। चलिए, आप लोग आज ये सेशन यही खत्म करते हैं। सर अब ये आता है प्रोडक्शन का टाइम। जी जी, पूछिए पूछिए। एक क्वेश्चन था, दान को लेके कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कुछ खाने पीने की चीज अगर आप देते हो गरीबों को तो ठीक है, आप डायरेक्ट पैसा मत दो। अगर आप पैसा दे रहे हो तो एक तरह से आपका लक्ष्मी जी का व्यय हो रहा है, ऐसा होता है क्या? एकदम नहीं, आप कैसे भी उसको मदद कर लें। देखो बेटा, हमारा काम है दान करना। आपने 100 रुपए दिए, आपने अच्छे मन से दिए कि आप वो 100 रुपए का कुछ खा लेगा, अपनी पसंद का खा लेगा, है ना। अब वो 100 रुपए के दारू पिए, चरस गांजा खाए, उससे हमें कुछ लेने देने नहीं। आपने सच्चे मन से दान किया। तो ये बोलना कि लक्ष्मी बर्बाद कर रही है, सब कौन बेवकूफ ने बोला है, मेरी समझ में नहीं आता। तन मन धन से किसी की मदद करोगे तो पुण्य मिलेगा, तो तन मन में धन भी आ गए, है ना, करो आप। बहुत बार मैं आपको अपना खुद का किस्सा बताता हूँ। जब मैंने पीईटी दिया था, 1980 की बात है, जब फर्स्ट पीईटी आई थी, है ना, और मेरा पॉलिटेक्निक में हुआ था, और मेरे को धमतरी है, रायपुर के आगे धमतरी है, वहाँ धमतरी है, वहां पर मुझे जाना था इंटरव्यू देने के लिए, वाइवा देने के लिए। अब पापा ने दे दिए 100 रुपए, ठीक है, और अपना भी बढ़िया उतरे, खाना पीना खाए खाए किए। उसके बाद पता चला कि वो पैसा कहीं गिर गया। अब धमतरी से लेकर वापस भिलाई, मैं भिलाई में रहता था, मेरे हाथ हाथ पैर फूल गए, मतलब फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, मैं कैसे पहुंचूंगा। उस टाइम ना मोबाइल रहता था, ना घर में कोई फोन रहता था। तो मैं एक जो वहां से बस जाती थी उसमें जाकर चढ़ के बैठ गया। कंडक्टर आया तो मैं बोला, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा पर्स खो गया है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरा चेक कर लो। तो मेरे को ध्यान से देखा, बोला एक काम कर बेटा, लास्ट वाली सीट पे जाके चुपचाप बैठ जाते थे, है ना। अब मैं जाकर चुपचाप बैठ गया। भिलाई जैसे जैसे पहुंचा, वहां से मैं पैदल पैदल, मेरे ख्याल से कुछ 9 किलोमीटर था, पैदल पैदल लिफ्ट लेते हुए कैसे कैसे पहुंच गया घर पे। तो ये मदद मिली ना, अगर मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ, बहुत बार ऐसी घटनाएं घट जाती है। कभी कभी ऐसे भी होता था कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं, भूख के मारी जान निकल रही है, हाँ, 2 रुपए या 5 रुपए पड़े रहते थे। तो ये कुछ ऐसे रहते, झुग्गी झोपड़ी मार्केट दिल्ली में था, तो उन लोग क्या करे, 2 रुपए में आपको
4 रोटी दे देंगे और खा लो। तो मैं तो वो तक सिचुएशन से निकला हूं। तो इसीलिए मैं कभी भी गरीब को जब भूखा है तो तुरंत देता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी वो चीज याद आ जाती है ना, इसलिए मदद करो। चलिए, ओके, दोनों के दोनों को बहुत धन्यवाद जो आप लोग क्लास अटेंड किए। थैंक यू राहुल जी चले गए, रीमा जी बच गई बस। अरे राहुल दोनों ही। चलो, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू।